दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार नया बीमा कानून लेके आई। अभी भी कानून है, लेकिन जिस तरह से जनता परेशान है बीमा कंपनियों को लेकर, इसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बहुत देर से इस कानून को बदलने की गुहार लगाती थी जनता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, भारत सरकार ने कुछ करने का प्रयास किया है। अब ये नया बिल क्या है, पुराने बिल से इसमें क्या फर्क है, इन सब की चर्चा आज हम करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये जो बिल है ये आम आदमी के लिए सुविधाएं देगा और किस तरह से आने वाले दिनों में बीमा क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आपको ये भी जानने का मौका मिलेगा कि आप अब आने वाले दिनों में बीमा जो क्षेत्र है उससे किस तरह की सुविधाओं की उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करिए, अंत तक देखिए और इस चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब भी करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों भारत सरकार ने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये कि सबका बीमा सबकी रक्षा, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरह से सोशल सिक्योरिटी नहीं है, आपको खुद अपने भविष्य के लिए, अपनी सेहत के लिए पैसे का इंतजाम करना होगा। बीमा का पर्पस ही यही होता है कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा पूरी जिंदगी दीजिए और कभी अगर इमरजेंसी हो जाती है तो आपको जो भी खर्चा लगता है वो बीमा राशि के रूप में, इंश्योरेंस के रूप में आपको मिल जाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क है जिसको हर नागरिक को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों, ये रूटीन अमेंडमेंट नहीं है, ये एक सिस्टमिक ओवरऑल है पूरे हिंदुस्तान के इंश्योरेंस सेक्टर का। पुराने बिल में छोटे मोटे बदलाव नहीं है, बहुत बड़ा बदलाव है, इसीलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अभी तक भारत में 3 कानून थे बीमा से लेकर। एक था इंश्योरेंस एक्ट, ओवरऑल बीमा जरूरी है, फिर एक LIC जो लाइफ इंश्योरेंस की बात करता था, और फिर IRDA जो जनरली इसके अंदर बाकी जितने भी बीमा प्रोडक्ट थे उसके लिए एक रेगुलेटर बनाया गया था ताकि सुविधा हो और जनता को आराम मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि रेगुलेटर के पास भी पावर्स नहीं थी, बिल भी अनुभव के आधार पर अगर हम देखें तो काफी हद तक कमजोर था। अब जो नया कानून है इसने बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किए हैं, इसको हम देखते हैं। कहने का मतलब यह है कि वाइडर इंश्योरेंस कवरेज होगा। कैसे होगा? नए प्रोडक्ट आएंगे, नए सिस्टम्स आएंगे, नए तरीके से काम होगा, नई कंपनियां आएंगी और सबसे अच्छी बात, इस बार बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश को भी मान्यता दे दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर हिंदुस्तान की कंपनी अच्छा काम नहीं करना चाहती तो विदेशी कंपनी आके उनके बाजार के ऊपर कब्जा कर सकती हैं ताकि कंज्यूमर को अच्छी सुविधा और सर्विस मिले। स्ट्रॉन्गर पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन। आज पॉलिसी होल्डर की कोई सुनता नहीं। आप चलते जाइए, आप बीमार हैं, आपको मेडिक्लेम लेना है, आपकी फैक्ट्री या घर में आग लग गया, मेडिक्लेम लेना है, कार का एक्सीडेंट हो गया, आपको उसको क्लेम करना है, आपके यहाँ पे कोई और कैजुअलिटी होगी, आपके पास पॉलिसी है, कोई सुनने वाला नहीं होता। कंपनियां एक बहाना दूसरा बहाना करके, ये कमी थी, ये कागज नहीं था, आपने गलत जानकारी दी, ये उस समय बिल्कुल नहीं देखते जब इनको प्रीमियम इकट्ठा करना होता है। जब पैसा देना होता है तब इनके सारी रूल बुक, सारे बहानेबाजी, सब तरह के नखरे बाहर निकलने लगते हैं, जिससे आम जनता बहुत परेशान है। तो बदलाव की तो जरूरत हमेशा से थी। एंड फास्टर सेक्टोरल ग्रोथ, जब काम अच्छा होगा तो सेक्टर की ग्रोथ भी अच्छी होगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि साहब आपने बीमा में 100% विदेशी निवेश करके पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट कर दिया, आपने पूरे क्षेत्र को विदेशियों के हवाले कर दिया। दोस्तों ऐसा नहीं है, इस बात को समझना जरूरी है। इसीलिए यह सेक्टर डीरेगुलेट नहीं हुआ है, एक रेगुलेटर बनाया गया है, मतलब रेगुलेटेड लिबरलाइजेशन। लिबरलाइज किया जा रहा है लेकिन वो क्षेत्र ढंग से काम करे, उनके ऊपर एक रेगुलेटर बैठाया गया है। ये रेगुलेटर इसी तरह से है जैसे स्टॉक मार्केट के ऊपर सेबी है और बैंकों के ऊपर RBI है। इसीलिए आप देखेंगे बहुत तरह के जो फ्रॉड होते हैं वो पकड़े जाते हैं। अगर ये रेगुलेटर नहीं होते तो ये पकड़े भी नहीं जाते, इस बात को समझना होगा। इसके अलावा अब जो हम चर्चा करेंगे कंपैरेटिव कि पहले क्या था और इस बिल के बाद क्या बदलाव आएगा, ये सारी बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। इन पॉइंट्स को आप ध्यान से देखिएगा।
पहली बात, ओवरऑल लीगल फ्रेमवर्क फ्रेगमेंटेड था और अमेंडमेंट होते रहते थे इंश्योरेंस एक्ट में, और लार्जली लीगेसी ओरिएंटेड था। अंग्रेजों के जमाने में 1938 का ये कानून था, तो हमेशा पीस विल में सुधार हुए। अब जो नया सरकार कानून लेके आई है वो कॉम्प्रिहेंसिव है, मॉडर्नाइज, अलाइंड विद ग्लोबल इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अब तो सबको पता है पूरी दुनिया में इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स क्या है। अब भारत से अगर गड़बड़ कानून लाती है तो अब तो पूरी दुनिया देखती है कि हमारे यहाँ कानून कैसे बनाया जा रहा है। तो हम तो खराब कानून लाने से पहले 10 बार सोचेंगे, नहीं तो दुनिया हंसेगी कि हम कौन से जमाने में रह रहे हैं। जहां तक बात है क्लासिफिकेशन की, पहले दो ही तरह का हुआ करता था, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ, और उसी में हेल्थ और कार और बाकी चीजें होती थी। नए सेगमेंट में जो रिकॉग्नाइज किया गया है, स्टैंड अलोन बिजनेस इंश्योरेंस भी है, इंक्लूडिंग पर्सनल ट्रैवल। इन सब को आपने अलग अलग ढंग से, अगर हम देखें हेल्थ वगैरह, ये सब सेगमेंट कैटेगराइज कर दिए गए हैं। स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, पहले ये सेगमेंट में था, अभी ये स्टैंड अलोन बिजनेस है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, लाइफ, जनरल, हेल्थ, सेपरेट क्लासेस, री इंश्योरेंस, ये सारे मॉडल अब बाजार में आपको दिखेंगे। पहले जो नॉन लाइफ सेगमेंट था उसमें हेल्थ थी, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस नैरो एंड ट्रेडिशनल था, अब इसको बढ़ाकर फ्लेक्सिबल कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अलाउइंग नोटिफाइड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको आप कॉन्ट्रैक्ट के रूप में भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, अगर हम देखें पहले कैप था, थोड़ा बहुत बीच में लिबरलाइज किया गया था, अब 100% अलाउ कर दिया गया है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। ऑब्जेक्टिव ऑफ एफडीआई पॉलिसी, पर्पस क्या था? कैपिटल चाहिए इस बिजनेस में क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, एंड ग्रोथ एक्सेलरेशन, इनोवेशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन, क्योंकि नए प्रोडक्ट आएंगे। अब जैसे वेदर इंश्योरेंस है, भारत में नहीं मिलता, आपको दूसरी तरह का कोई इंश्योरेंस चाहिए, आपको क्रॉप इंश्योरेंस में बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो बहुत सारी चीजें थी जो भारत की कंपनियां कर नहीं रही थी, क्योंकि इनका पर्पस तो सिर्फ प्रीमियम इकट्ठा करके किसी तरह से प्रॉफिट कमाना था, और जनता परेशान रहती थी, सेटलमेंट होते नहीं थे। किसान परेशान, आम आदमी परेशान, जो भी नागरिक था वो इंश्योरेंस कंपनी से परेशान था। ना इनके पास ढंग के प्रोडक्ट थे, ना सेटलमेंट प्रोसीजर्स था, और यही कारण था कि नई टेक्नोलॉजीज, नए लोगों को लाना जरूरी था। तो ये बिल लाने में सुविधा करेगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी, पहली थी अप्रूवल बेस्ड रेगुलेटर, कि भाई आपको कोई पॉलिसी स्कीम लॉन्च करनी है, आप हमसे अप्रूवल ले लो, फिर आप लॉन्च करोगे। इसीलिए आप देखेंगे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हर कंपनी का वर्चुअली सेम है, क्योंकि रेगुलेटर द्वारा अप्रूव्ड था। अगर कल को कोई कंपनी अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट लाना चाहती थी तो रेगुलेटर कहता था जब सबका हमने एक बेसलाइन बना दिया था, आप उतना ही रखिए, आप और सस्ता क्यों करना चाहते थे? और वहां पे कंपनियां फिर लॉबिंग करती थी, रेगुलेटर को ये कहती थी कि आप इससे नीचे मत करिए, हमारा नुकसान होगा, और कस्टमर का नुकसान हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं। अब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजरी रेगुलेटर बना विद एनफोर्समेंट एंड पावर ऑफ सीजिंग द गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा। अगर आप देखें डिसगॉर्जमेंट मतलब अगर आपने गलत ढंग से पैसा इकट्ठा किया है, सरकार उस पर कब्जा कर सकती है, उसको अपने कब्जे में ले सकती है, जैसा सेबी करता है। पावर टू इशू डायरेक्शंस लिमिटेड था और रिएक्टिव था, घटना हो जाती थी उसके बाद रेगुलेटर जागते थे। अब ब्रॉड बेस्ड टू इशू बाइंडिंग डायरेक्शन, जैसे अब सेबी लगातार सर्कुलर निकालता रहता है, जैसे एक्सपीरियंस होता है कि कोई चीज गड़बड़ हो रही है, नया सर्कुलर, कहीं और कुछ चीज दिखती है गड़बड़ है, नया सर्कुलर। इसी तरह से अब जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसको भी रेगुलेट करने में, ढंग से चलाने में सुविधा होगी, पब्लिक और पॉलिसी होल्डर दोनों के लिए अच्छा होगा। फिर डिसगॉर्जमेंट ऑफ अनलॉफुल गेम, पहले ये बहुत क्लियर नहीं था कि जो पैसा धोखाधड़ी से कंपनियों ने कमाया है उसका क्या करें, रेगुलेटर के पास क्लियर गाइडलाइंस नहीं थी। अब पूरी पावर दे दी गई है इस कानून में कि अगर कोई कंपनी गलत ढंग से पैसा इकट्ठा करती है उसको जब्त किया जा सकता है। रूल मेकिंग प्रोसेस, नो मैंडेटरी पब्लिक कंसल्टेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंपनियां लॉबिंग करती थी और मनमर्जी तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसीज को डिस्टॉर्ट करवा सकती थी। अब मैंडेटरी पब्लिकेशन हो गया, ड्राफ्ट रेगुलेशन एंड रेस्पॉन्स टू द कमेंट्स। अब जैसे सेबी करता है, कंसल्टेशन पेपर लॉन्च करता है, जनता रिएक्शन देती है, उसके बाद फिर कंसल्टेटिव कमेटीज हैं और फिर जाके कानून या गाइडलाइंस बनाई जाती है।
अब ऐसा इंश्योरेंस में भी होगा। सब्सिडरी इंस्ट्रक्शंस, दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर IRDA टू इशू सब्सिडरी इंस्ट्रक्शंस, कि अगर आपको सब्सिडरी बनानी है तो आप किस तरह से बनाएंगे, ये गाइडलाइंस अब दी जाएंगी। कंसल्टेटिव कमेटीज, पहले एडॉक कंसल्टेशन था, अब ये स्टैट्यूटरी हो गया, मतलब हर चीज कंसल्टेटिव कमेटी के थ्रू ही जाएगी, तभी काम आगे बढ़ेगा। गवर्नेंस नॉर्म्स, वीक कंट्रोल ऑन क्रॉस डायरेक्टरशिप, अब एक कंपनी है, उसने एक कोई इन्वेस्टर है, उसने 4 इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग नाम से बना ली, इधर से उधर आप खेल कर सकते थे। अब बहुत क्लियरली कर दिया गया है, कॉमन डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स अक्रॉस कंपीटिंग इंश्योरेंस नहीं होगा। आप अलग अलग क्षेत्र में अपना एक साम्राज्य बनाना चाहते हो और एक मार्केट को कार्टेलाइज करना चाहते हो, अब यह संभव नहीं होगा। फिर कमीशन बेस्ड मैनेजमेंट, परमिसिबल इन सर्टेन फॉर्म्स, एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड आफ्टर ट्रांजिशन। इसका मतलब यह है कि अगर आपने कोई बड़ा मैनेजमेंट हायर किया, MD वगैरह, कि जितना प्रॉफिट होगा हम आपको उसमें कमीशन देंगे एज ए इंसेंटिव, अब आप ये नहीं कर सकते। आपको सैलरी मिलेगी, अब ये कमीशन धंधा बंद, क्योंकि उससे क्या होता था, मैनिपुलेशन होता था, सेटलमेंट में दिक्कतें होती थी, जनता परेशान होती थी। मैनेजमेंट बैलेंस शीट को स्ट्रांग दिखाने के लिए, ज्यादा मुनाफा दिखाने के लिए पॉलिसी होल्डर्स को परेशान करता था ताकि अपना फायदा हो सके। अब ये प्रोविजन ही खत्म कर दिया गया है। फिर बोर्ड सुपरसेशन पावर, पहले ये पावर लिमिटेड थी, कंपनीज एक्ट के थ्रू होता था। अगर कोई कंपनी गड़बड़ कर रही है तो वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इंडिगो का केस आपने देखा, पूरे देश को परेशान कर दिया, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसे करेगी तो अब नया कानून ये कहता है कि सरकार उस बोर्ड को हटा सकती है, कंट्रोल अपने ले सकती है, या नया बोर्ड अपॉइंट कर सकती है। यह भी संभव है, जैसा यस बैंक के समय में RBI ने किया था। इंश्योरेंस इंटरमीडिएट फ्रेगमेंटेड रेगुलेशन थे, कोई तरीका नहीं था, हर आदमी इंश्योरेंस एजेंट बन जाता था। आप फॉलो करते रहिए, किसकी पॉलिसी थी, कौन सेटलमेंट करेगा, कोई बहुत मुश्किल होती थी आम आदमी के लिए। यूनिफाइड एक्सपेंडेड डेफिनेशन कवरिंग ब्रोकर्स, थर्ड पार्टी एजेंसीज और बाकी जो रिपोजिटरीज वगैरह थे, इन सब के लिए अब बाकायदा गाइडलाइन होंगी, जैसे सेबी ने हर सेगमेंट के लिए गाइडलाइन बनाई है, अब इंश्योरेंस में भी होगा। इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन, ये था पहले पीरियोडिकल रिव्यू था, लिमिटेड पेनल्टी थी, अब कंटिन्यूअस रजिस्ट्रेशन विद एनुअल फी एंड स्ट्रॉन्ग कैंसिलेशन पावर। अगर आपने गड़बड़ करी, कैंसिल भी होगा। अब आप बार बार आपको इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा, आप जाइए, आपको इंश्योरेंस का लाइसेंस मिल गया है, आप अपनी फीस जमा कराते रहिए, आपका रिन्यूअल होता रहेगा। अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएट जो थी, वीक डिटरेंस था, इसलिए बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज आपने देखा होगा, कॉल पे आते थे, हम ये कंपनी है, हम सेविंग अकाउंट दे रहे हैं, मिस सेलिंग होती थी, दुनिया भर के कॉल सेंटर्स खुल गए थे जो जनता को परेशान करते थे। अब हैवी मॉनेटरी पेनल्टी फॉर अनरजिस्टर्ड एक्टिविटी, अगर अब कोई ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पॉलिसी इशुएंस लार्जली पेपर बेस्ड थी, अब पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक। अब ये नहीं कह सकते कागज नहीं मिल रहा, डिजिटल इंडिया का पूरा फायदा इंश्योरेंस सेक्टर को अब मिलेगा। पॉलिसी होल्डर्स एंड डेटा KYC, स्कैटर्ड प्रोविजन थे, अब फ्रेमवर्क फॉर KYC प्रोसेसिंग यूसेज एंड प्रोटेक्शन, ये पूरी तरह से डेटा प्रोटेक्शन को लेकर अब तो नया कानून आ गया है भारत सरकार का, उसके तहत हर डेटा को ढंग से प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, आपके डेटा का मिसयूज नहीं होगा। डेटा कॉन्फिडेंशियल सिक्योरिटी, जिसकी मैं बात कर रहा था, इम्प्लाइसाइड ऑब्लिगेशंस था, लेकिन अब स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, हर इंश्योरेंस कंपनी को अपने पॉलिसी होल्डर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करना होगा। आप किसी और डेटा को, उसका मिसयूज नहीं कर सकते, किसी और को बेच नहीं सकते, ये सब दिक्कतें उनको हो जाएंगी अगर उन्होंने ऐसा किया। इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, मल्टीपल सेक्शंस थे कॉजिंग ओवरलैप, अब कंसोलिडेटेड फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बना दिया गया है अंडर सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन 27। तो पहले जो इंश्योरेंस कंपनियों के कहां इन्वेस्ट करेंगे, कैसे करेंगे, अब पूरी चीजें गाइडलाइंस वहां बन गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट, लिमिटेड क्लैरिटी थी, अब एक्सप्लिसिट अथॉरिटी है फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सेक्टर्स। इंश्योरेंस कंपनीज बहुत पैसा होता है, इकट्ठा करते हैं। LIC आप देखिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट एसेट कंट्रोलर इन इंडिया। इस तरह से इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत फायदा होता है, वो पैसा कहाँ लगाए, इसके लिए गाइडलाइंस में कंफ्यूजन था, अब वो किया जाएगा।
जहां तक बात है पेनल्टी स्ट्रक्चर को लेकर, कोई क्राइटेरिया नहीं था। अब कम भी थी पेनल्टी तो लोग आराम से, कंपनियां थी वो बहानेबाजी करके छोटी मोटी पेनल्टी देके निकल जाती थी। अब 10 करोड़ की पेनल्टी लगेगी और रोज 1 लाख की पेनल्टी लग सकती है, ये प्रावधान किया गया है। पेनल्टी डिटर्मिनेशन, नो स्ट्रक्चर्ड क्राइटेरिया, स्टैट्यूटरी फैक्टर, कितनी ग्रेव कंप्लेंट है, ड्यूरेशन क्या है, गेन्स है, पॉलिसी मेकर्स को कितना हार्म हुआ है, ये सब चीजें ध्यान में रखकर पेनल्टी लगाई जा सकती है। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ द पेनल्टीज, पहले पता नहीं था कि किस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, अब मैंडेटरी डिस्क्लोजर है थ्रू प्रेस रिलीज, जैसे सेबी करता है कि हमने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। आप जाके सेबी की साइट पे देख सकते हैं कितने लोगों के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई हुई, पूरा केस वहां होता है। इससे कंपनियां सुधरती हैं क्योंकि नाम खराब होता है, बदनामी होती है। अगर किसी कंपनी के ऊपर लगातार पेनल्टी हो रही है तो आप मान के चलिए पॉलिसी होल्डर्स भागेंगे वहां से, उस कंपनी के बिजनेस को हर्ट होगा। इसीलिए अब लोग थोड़ा सुधर के काम करें। अपील एंड टाइमली, पहले वीक था, अकाउंटेबिलिटी ऑन ट्रिब्यूनल नहीं थी, अब NCLT must record reasons for delay beyond prescribed timelines। अगर कहा गया है कि 60 दिन में या 90 दिन में जवाब देना है, अगर किसी कारण से डिले हो रहा है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि डिले क्यों हुआ, किसकी गलती थी। इसका मतलब दोनों तरफ से प्रेशर है कि कंपनी के लॉयर्स भी अगर आके पासओवर मांगते हैं, डेट मांगते हैं, तो ये भी लिखा जाएगा कि कंपनी के जो लॉयर्स थे वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ ए हैरेसमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर। उसका भी एक पेनल्टी प्रोविजन आने वाले दिनों में बन सकता है। अब रही बात कंज्यूमर ओरिएंटेशन को लेकर, इंश्योरेंस सेंट्रिक रेगुलेशन था कि जो इंश्योरेंस कंपनियां थी उनके हिसाब से पूरा रेगुलेटर चलता था, वो कार्टेल बना लेते थे, रेगुलेटर उस हिसाब से चलता था। अब पॉलिसी होल्डर सेंट्रिक है रेगुलेटरी फिलॉसफी। तो कहने का मतलब यह है कि अब कंपटीशन बढ़ेगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, तो अब कार्टेल कैसे बनाओगे। इसीलिए अब आपको पॉलिसी होल्डर पे ध्यान देना पड़ेगा एज ए कंज्यूमर, एज ए सिटीजन। इसके अलावा जो ओवरऑल रेगुलेटरी अप्रोच है, पहले कंट्रोल और कंप्लायंस ड्रिवन थी, अब रिस्क बेस्ड, ट्रांसपेरेंट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड हो गई। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इंडिया इज अटेम्प्टिंग समथिंग एम्बिशियस बट नेसेसरी, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। भारत में सोशल सिक्योरिटी है नहीं, और अगर इंश्योरेंस सेक्टर को हम सुचारू रूप से चलाएं, प्रीमियम कम हो जाए, तो देश के लिए बहुत अच्छी सुविधा होगी, आम आदमी को इससे बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन जो अभी कंप्लेंट है कस्टमर सर्विस को लेकर, सेटलमेंट क्लेम्स को लेकर, उम्मीद है जब ये बिल पास होगा तब जो नई अथॉरिटी होगी, रेगुलेटर्स होंगे, वो कस्टमर के हित में गाइडलाइंस जारी करेंगे और कस्टमर भी कंप्लेंट कर सकता है कि कौन सी कंपनी कहाँ किसको तंग कर रही है। तो मुझे लगता है एक अच्छी शुरुआत है, इस देश के हित में है, और जो मोदी सरकार ने ये इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म करने का बिल लाए, मुझे लगता है कि सराहनीय कदम। आपको क्या लगता है दोस्तों? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।